हेलो दोस्तों, सिद्धांत आईएएस एकेडमी कानपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज ज्योग्राफी थ्रू वर्ल्ड मैप, जिसमें हम संसार के सातों महाद्वीपों के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक से। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आप पीले रंग का पोर्शन देख रहे हैं ना, ये है एशिया महाद्वीप। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया। उसके बाद बारी आती है अफ्रीका महाद्वीप की। इसके बाद तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है जिसे आप हमेशा भूल जाते हैं, और छठे नंबर पर है यूरोप, और संसार का सबसे छोटा महाद्वीप यानी सातवां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जो कि संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसकी खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वास्तव में उन्होंने केवल बहामास को खोजा था, लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिका को खोजने का श्रेय हम क्रिस्टोफर कोलंबस को देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। दोस्तों, ये है इसके पूर्व में अटलांटिक ओशन, जिसे अंध महासागर कहा जाता है। और अगर हम और डिटेल की बात करें तो अटलांटिक ओशन को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। तो ये जो हिस्सा है वो है उत्तरी अटलांटिक का, उत्तरी अंध महासागर का। ये आप देख रहे हैं लैब्राडोर सी। इसके बाद हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड, और ये है आपका उत्तरी अमेरिका। तो ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि है। ठीक है दोस्तों, जब भी जल संधि होगी तो वो दो विशाल भूखंडों को अलग करेगी और दो विशाल जल राशियों को आपस में जोड़ देगी। ठीक है, तो भूखंडों को तो हमने देख लिया कि ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, लेकिन ये दो किन विशाल जल राशियों को जोड़ती है, तो वो है बेफिन की खाड़ी और दूसरी है लैब्राडोर सी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये देख रहे हैं हम क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ठीक है, इसके बाद है ये बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। ठीक है, और ये है ब्यूफोर्ट सी। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर की बात हम कर रहे हैं, ब्यूफोर्ट सी। और उसके बाद इसको हम और जूम करके देखते हैं तो देखिए, ये है चुपची सी और ये है बेरिंग सी। दो विशाल जल राशि हैं जिनको जोड़ने का काम बेरिंग स्ट्रेट कर रहे हैं। ये कई बार सवाल आया है कि बेरिंग सी को चुपची सी से जोड़ने वाली जलराशि कौन सी, तो आप बताएंगे बेरिंग जल संधि। अब हम देखते हैं कि दो विशाल भूखंड कौन से हैं जिनको ये अलग करती हैं, तो ये है रशिया और ये है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या संयुक्त राज्य अमेरिका को रशिया से अलग करने वाली जल संधि है बेरिंग स्टेट। सवाल को कभी कभी घुमा करके भी पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो वो है बेरिंग स्टेट। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में ये है पैसिफिक ओशन, जिसको प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। ये है कैरेबियन सी और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी। गल्फ ऑफ मैक्सिको में हरिकेन्स बहुत ज्यादा आते हैं और यहाँ पर सल्फर की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये है सारगेसो सी, संसार का एकमात्र ऐसा सागर जिसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। हाँ जी, ये सागर में एक शांत वाला क्षेत्र है जहां पर बहुत कम हलचल आपको मिलेगी, और यहाँ पर सारगैसम नामक घास पाई जाती है, और उसी घास के नाम से इसका नाम क्या रख दिया गया? सारगैसो सी रखा गया है। दोस्तों, ये है मैक्सिको वाला पोर्शन और ये है आपका क्यूबा वाला पोर्शन। मैक्सिको को क्यूबा से जो अलग करती है वो जल संधि कहलाती है यूकाटन चैनल। ठीक है, यूकाटन चैनल, यूकाटन चैनल। और ये है फ्लोरिडा और ये है क्यूबा, और फ्लोरिडा को क्यूबा से जो अलग करती है उस जल संधि का नाम है फ्लोरिडा की जल संधि। ठीक है, अब हम इसके पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी माउंटेन, और रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट अल्बर्ट। ठीक है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका की अगर हाईएस्ट पीक की बात करी जाए तो वो इसकी अलास्का रेंज में मिलती है, यानी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डेनाली। इसी को ही क्या कहा जाता है? माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले या डेनाली अलास्का रेंज की चोटी है। ठीक है,
अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है डेनाली। लेकिन अगर आपसे कहे कि रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है माउंट अल्बर्ट। यहीं पर आप देख रहे हैं ब्रूक्स रेंज, ठीक है, ये है मैकेंजी माउंटेन। इसके बाद हम बात करते हैं रॉकी माउंटेन के ही पैरेलल में आता है कास्केड रेंज। जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये रेंज है कोस्ट रेंज, ठीक है दोस्तों। कास्केड रेंज और रॉकी माउंटेन के बीच में एक पठार है जिसको कहते हैं कोलंबिया प्लेटू, ठीक है। नीचे आप ये देखेंगे कोलोराडो प्लेटू, सियरा नेवाडा की रेंज, ठीक। आप ये अगर हम मैक्सिको में देखें तो ये है सियरा माड्रे ऑक्सीडेंटल और ये है सियरा माड्रे ओरिएंटल। इसके बीच में है मैक्सिको का पठार और जहां पर एक जगह है चिहुआ। चिहुआ संसार की सर्वाधिक चांदी उत्पादन करता खान है, ठीक है। याद रखिएगा ये फैक्ट को, आपसे पूछा जाएगा कि संसार में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता देश कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, मैक्सिको, ठीक है। इसके बाद ये है अपलाशियन माउंटेन। अपलाशियन माउंटेन संसार का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। अगर हम नवीनतम मोड़दार पर्वत की बात करें तो वो है रॉकी पर्वतमाला और हिमालय भी इसी के उम्र का है, ठीक। लेकिन अगर हम अपलाशियन की बात करें तो ये संसार का सर्वाधिक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पोटोमैक। और पोटोमैक नदी जो है इसी के तट पर यूएसए का राजधानी नगर वॉशिंगटन डीसी बसा हुआ है। अपलाशियन माउंटेन वाले प्रांत में ही कोयला प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक पाया जाता है और ये आप देख रहे हैं महान झीलों वाला प्रांत जहां पर लौह अयस्क अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पाया जाता है कोयला और यहाँ पर लौह अयस्क। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ होगा तो वो किस एरिया में हुआ होगा, ठीक है, वो ये वाला एरिया है। इसके बाद हम इसकी झीलों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये है आपका लेक विनीपेग, ये है लेक अतबास्का, ये ग्रेट स्लेव लेक, ये बियर लेक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक लेक है, ये ऊटा प्रांत में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊटा प्रांत में। कौन से? ऊटा प्रांत में है। इसका नाम है द ग्रेट सॉल्ट लेक। क्या नाम है? द ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। ये संसार की तीसरी सबसे खारी झील है। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि संसार की पहली सबसे खारी झील कौन सी है? तो पहली झील है वॉन लेक ऑफ टर्की, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है डेड सी जॉर्डन की, ठीक है। और तीसरे नंबर पर बारी आती है सॉल्ट लेक की, ठीक। दोस्तों हमने उत्तरी अमेरिका के माउंटेन रेंजेस देख ली है, इसकी स्टेट देख ली है। अब हम इसके रेगिस्तानों के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो कि नेवाडा प्रांत में है। ये है मोहावे डेजर्ट। दोस्तों इसको मोजावे लिखते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ह है, मोहावे रेगिस्तान, मोहावे, ठीक है, मोहावे। ये है सोनोरन डेजर्ट, ठीक। और ये है चिहुआ हुआ डेजर्ट। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ पर है तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में मोहावे डेजर्ट कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनोरन डेजर्ट जो है वो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के हिस्सों में है। चिहुआ हुआ डेजर्ट कहाँ है? तो वो मैक्सिको प्रांत में है। इसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका के नदियों के विषय में जान लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी जो नदी है वो है मिसिसिपी, ठीक है, जो संसार में पक्षी के पंजाकार आकार के डेल्टा के लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों। ये रॉकी पर्वतमाला से ऐसे निकलती है और कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। और ये देखिए पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। संसार में एकमात्र नदी है भाई, ठीक है। और इसकी दो सहायक नदियां हैं, कौन सी है? मिसौरी और ओहियो। कुछ लोग टेनेसी नदी को भी मिसिसिपी का सहायक नदी बता देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि टेनेसी जो है वो ओहियो नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और मिसिसिपी और मिसौरी के संगम तट पर बसा हुआ है शहर सेंट लुइस, ठीक है। और अगर हम बात करें मिसौरी नदी की तो ये बिग मडी रिवर के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में सिल्ट पाया जाता है और ये मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है।
और नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, फिर बात करते हैं कोलोराडो रिवर की, जो कि कोलोराडो के पठार से निकलती है और इसमें हूवर और बोल्डर डैम बनाए गए हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि हूवर डैम, हूवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो क्या बताएंगे आप? कोलोराडो रिवर। ठीक है, और यहाँ पर एक वैली है, इंपीरियल वैली, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर बात करते हैं कोलंबिया रिवर की। ठीक है, जिस पर ग्रैंड कुली डैम है। बहुत बार ये सवाल आया है कि ग्रैंड कुली बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो वो कोलंबिया नदी पे। ज्यादातर बच्चे कोलोराडो रिवर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अन्य कौन कौन से बांध हैं जो कि कोलंबिया रिवर पे बने हैं? बॉनविले एंड चीफ जोसेफ डैम, ये है स्नेक रिवर, ये है सैक्रामेंटो रिवर, ये आपकी सैन जुआन रिवर है, ये आपकी रियो ग्रांडे नदी है, जो कि उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। बिल्कुल, ये है आपका मेक्सिको और ये आपका है यूएसए। तो इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है वो कौन बनाती है? रियो ग्रांडे रिवर। इससे एक सहायक नदी निकलती है, पेकोस। ये है रेड रिवर। ठीक है, ये अराकानसिस, और ये है अल्बामा नदी, ये है सवाना रिवर। बिल्कुल सही। आप ये सोचोगे कि सवाना ये कुछ आपके अमेज़न के जंगल हैं, लेकिन नहीं, ये सवाना जो है ये रिवर है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, फिर बात करते हैं मैकेंजी रिवर की। तो मैकेंजी रिवर कनाडा की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, अभी हमने कोलोराडो नदी की बात करी थी, और कोलोराडो नदी संसार का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है अपने मार्ग में। ठीक, देखिए, कभी नदी यहाँ पर बहा करती थी, यहाँ पर, लेकिन पानी का इतना कटा हुआ कि देखिए नदी कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, देखिए ये वी शेप की घाटियां बना देती है, और यही वी शेप की जब चौड़ी घाटी हो जाती है तो इनको ही क्या कहते हैं? ग्रैंड कैनियन कहते हैं। दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के विषय में। तो पहले नंबर पर है सुपीरियर, दूसरे पे है मिशिगन, तीसरे पे है यूरॉन, चौथे पे है ईरी और पांचवे पे है ऑन्टेरियो। दोस्तों, जो सुपीरियर लेक है वो संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, अगर हम ताजे पानी और खारे पानी को ना देखें तो यह संसार की दूसरी सबसे बड़ी झील होगी कैस्पियन सागर के बाद। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है और जो सुपीरियर है वो ताजे पानी की झील है। ठीक है, और इसके बाद बारी आती है लेक मिशिगन की। लेक मिशिगन एक ऐसी झील है, इन पांचों झीलों में एकमात्र ऐसी झील है जो कि पूरी तरीके से किसमें? यूएसए में है। ठीक है, बाकी जो चार झीलें हैं वो चार झीलें कनाडा और यूएसए के बीच में साझा हो रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका जो है ये कनाडा को यूएसए से अलग करती है। यानी कि अगर उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बाउंड्री की बात करी जाए, प्राकृतिक सीमा की बात करी जाए, तो वो ये महान झीलें बनाती हैं। लेक मिशिगन के ही तट पर आप ये देख रहे हैं शिकागो। इसके विषय में हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में। ये देख रहे हैं लेक ह्यूरॉन, ठीक, जिसके तट पर बसा है बे सिटी। इसके बाद लेक ईरी, और लेक ईरी के तट पर बसा है देखिए क्लीवलैंड और डेट्रॉइट शहर। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीवलैंड और डेट्रॉइट शहर। इसके बाद लेक ऑन्टेरियो है। लेक ऑन्टेरियो से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर, और सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ पर गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, लेक इरी और लेक ऑन्टेरियो के बीच में एक जलप्रपात है जिसे आप नाइग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इन पांचों झीलों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है सुपीरियर झील। सबसे छोटी झील कौन सी है, तो वो है लेक ऑन्टेरियो। ठीक है, आपसे सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम जाएं तो इन झीलों का क्रम क्या होगा? तो क्या होगा? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ऑन्टेरियो, SMHEO। दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तरी अमेरिका के जलवायु प्रांतों के विषय में। ठीक है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, और विभिन्न प्रकार की जलवायु तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड को अगर हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान।
दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान को हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में इनको क्या कहा जाता है? प्रेरीज कहा जाता है। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की तो साउथ अमेरिका में इनको क्या कहा जाता है? पंपास। ठीक, इसके बाद वेल्ड कहा जाता है आपका अफ्रीका में, और डाउन्स कहे जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है, कई बार ये सवाल पूछा भी गया है कि पंपास कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है साउथ अमेरिका में, प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में, वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, और डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और याद रखिएगा कि जहां कहीं भी ये टेम्परेट ग्रासलैंड शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं वहां पर गेहूं की खेती अधिक होती है। ठीक है, और इन प्रेयरीज को, जहां पर सर्वाधिक गेहूं हो रहे हैं, उन प्रेयरी प्रदेशों को क्या कहा गया है उत्तरी अमेरिका में? व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आप देख रहे थे ना, ये ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन, यही है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड का। देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है ना, और ये कलर मैच कर रहा है, तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन रीजन की। मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागरीय। तो देखिए ये है कैलिफोर्निया वाला प्रांत और ये है भूमध्य सागरीय प्रांत। और जब भी भूमध्य सागरीय प्रांत होगा तो वहां पर खट्टे फल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो अंगूरों की खेती होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है विटीकल्चर। दोस्तों अगर यहाँ पे खट्टे फल लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूं कि वाइन इंडस्ट्री कहाँ पर अधिक होगी, तो भूमध्य सागरीय प्रांतों में वाइन इंडस्ट्री भी लगी होगी। ठीक, दोस्तों यहाँ की वनस्पति को क्या कहते हैं? यही मेडिटेरेनियन वनस्पतियों को क्या कहते हैं? चैपरल वेजिटेशन कहा जाता है, चैपरल वनस्पति कहा जाता है। अब बात करते हैं टैगा रीजन की। तो टैगा रीजन जो है वो आपका, ये आप देख रहे हो ना लाइट पर्पल कलर, ये है आपका टैगा रीजन। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बोरियल फॉरेस्ट या बोरियल वन कहे जाते हैं। ठीक है, इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, और इसको काटने वाले जो किसान होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लंबरजैक। ठीक, इन्हें सूटकेस फार्मर या साइडवॉक फार्मर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये पोर्शन देख रहे हैं ना, ये ग्रासलैंड है और ये आपका टैगा वाला रीजन है। तो जब भी बसंत का सीजन आता है तो ये किसान कहाँ चले आते हैं? इन ग्रासलैंड में आते हैं और खेती किसानी करते हैं, प्रेयरीज के वीट बास्केट में योगदान देते हैं। और यही जब भी ठंड का मौसम आता है तो ये यहाँ पर चले आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? पेड़ों की कटिंग करते हैं। इसीलिए इनको सूटकेस फार्मर या साइडवॉक फार्मर भी कहा जाता है। कनाडा में पेड़ों की कटिंग को एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है लंबरिंग। इसके बाद ये डार्क पर्पल कलर आप देख रहे हैं, ये आपका है टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा। ठीक है दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? एस्किमो, और एक और जनजाति है जिसको कहते हैं इनुइट। कुछ लोग एस्किमो को ही इनुइट का पार्ट मानते हैं। तो आपसे केवल पेपर में ये पूछा जाएगा कि इनुइट ट्राइब कहाँ पर रहती है, तो इनुइट ट्राइब टुंड्रा रीजन में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ की जो वनस्पति है वो है लाइकेन, फंगी एंड मोजेस। ठीक है, जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषक का सूचक होता है, यानी इसका रंग जो हो वो वायु प्रदूषण बढ़ने पर क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने आज नॉर्थ अमेरिका के भौगोलिक स्थिति और इसकी जलवायु के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक जान लिया है। इसके नगरों के विषय में हम अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।